कहानी भोली। उसका नाम सुलेखा था, किंतु बचपन से ही सभी उसे भोली के नाम से पुकारते थे, जिसका अर्थ है सीधी सादी। वह रामलाल नंबरदार की चौथी पुत्री थी। जब वह 10 महीने की थी, चारपाई से सिर के बल नीचे गिर पड़ी और शायद इसी कारण उसके दिमाग का कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो गया था। यही कारण था कि वह एक पिछड़ी हुई बच्ची रही तथा भोली सीधी सादी पुकारी जाने लगी। जन्म के समय यह बच्ची बहुत गोरी तथा सुंदर थी, लेकिन जब वह 2 वर्ष की थी तो उसे चेचक की बीमारी हो गई। केवल उसकी आंखें ही बच पाईं, वरना उसका पूरा शरीर चेचक के काले धब्बों से कुरूप हो गया था। बेचारी सुलेखा 5 वर्ष की आयु तक बोल नहीं सकती थी। आखिरकार जब उसने बोलना सीखा तो वह हकलाने लगी थी। अन्य बच्चे प्रायः उसकी हंसी उड़ाते थे तथा उसकी नकल उतारते थे। परिणाम स्वरूप वह बहुत कम ही बोलती थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 पुत्र और 4 पुत्रियां, तथा उन सब में सबसे छोटी भोली थी। यह एक समृद्ध किसान का घर था तथा खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। भोली के अलावा सभी बच्चे स्वस्थ एवं मजबूत थे। पुत्रों को पढ़ने के लिए शहर के स्कूलों तथा बाद में कॉलेजों में भेजा गया। लड़कियों में राधा, सबसे बड़ी लड़की की शादी हो चुकी थी। दूसरी लड़की मंगला की भी शादी निश्चित हो चुकी थी तथा जब उसकी शादी हो गई तो रामलाल अपनी तीसरी लड़की चंपा की शादी के विषय में सोचने लगा। वे सभी स्वस्थ एवं सुंदर लड़कियां थीं और उनके लिए वर ढूंढना कोई कठिन काम नहीं था। किंतु रामलाल भोली के विषय में बहुत चिंतित था। वह ना तो देखने में सुंदर थी और ना ही बुद्धिमान। जब मंगला की शादी हुई तब भोली 7 वर्ष की थी। उसी साल उनके गांव में एक कन्या प्राथमिक स्कूल की स्थापना हुई। इसके उद्घाटन के लिए तहसीलदार साहब आए। वे रामलाल से बोले, राजस्व अधिकारी होने के कारण आप इस गांव से सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि हो और इसी कारण आपको ग्रामीणों के सामने एक उदाहरण पेश करना चाहिए। आपको अपनी लड़कियों को विद्यालय में पढ़ने अवश्य भेजना चाहिए। उस रात रामलाल ने जब अपनी पत्नी से सलाह की तो वह चिल्ला पड़ी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यदि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? लेकिन रामलाल के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह तहसीलदार की आज्ञा का उल्लंघन कर सके। आखिरकार उसकी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी तुम्हें क्या करना है। भोली को स्कूल भेज दो। जैसी स्थिति है उसकी शादी के अवसर नहीं के बराबर है, क्योंकि उसका चेहरा बदसूरत है तथा उसमें बुद्धि की भी कमी है। स्कूल की अध्यापिका को उसकी चिंता करने दो। दूसरे दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। भोली घबरा गई। वह नहीं जानती थी विद्यालय कैसा होता है। उसे ध्यान आया कि कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर के बाहर निकाल दिया था तथा उसे बेच दिया था। ना ना, नहीं नहीं, वह डर से चिल्ला पड़ी तथा अपने पिता की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। अरे मूर्ख, तुम्हें क्या हो गया है? रामलाल गुस्से से चिल्लाया, मैं तुम्हें केवल विद्यालय ले जा रहा हूँ। फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, उसे आज कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, अन्यथा अध्यापक और अन्य दूसरी लड़कियां इसको देखकर हमारे विषय में क्या सोचेंगी। भोली के लिए नए कपड़े भी नहीं बनवाए गए। उसकी बहनों के पुराने कपड़े ही उसे दे दिए जाते थे। उसके कपड़ों की धुलाई अथवा मरम्मत का कोई भी ध्यान नहीं रखता था। किंतु आज वह बड़ी भाग्यशाली थी कि उसे एक साफ ड्रेस मिली थी जो कई बार धुलने से सिकुड़ गई थी तथा चंपा के ठीक नहीं आती थी। यहाँ तक कि आज उसे नहलाया गया एवं उसके रूखे उलझे बालों में तेल भी लगाया गया था। तब उसे यकीन हुआ कि आज उसे अपने घर की अपेक्षा किसी अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। वे जब स्कूल पहुँचे, सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में जा चुके थे। रामलाल ने अपनी लड़की को मुख्य अध्यापिका के हाथों में सौंप दिया। अकेली रह जाने के कारण उसने डरते हुए इधर उधर देखा। वहाँ अन्य कई कमरे थे और प्रत्येक कमरे में उसके जैसे ही लड़कियां दरियों पर बैठकर पुस्तकें पढ़ रही थीं या स्लेटों पर लिख रही थीं। मुख्य अध्यापिका ने भोली को एक कक्षा के एक कोने में बैठने के लिए कहा। भोली नहीं जानती थी कि स्कूल वास्तव में होता क्या है तथा वहाँ क्या होता है, किंतु अपनी आयु की बहुत सी लड़कियों को वहाँ देखकर वह बहुत खुश हुई। उसे आशा थी कि उन लड़कियों में शायद कोई लड़की उसकी दोस्त बन जाए। जो अध्यापिका उस कक्षा में थी वे लड़कियों को कुछ बता रही थी, किंतु भोली कुछ नहीं समझ सकी। उसने दीवार पर लगी तस्वीरों को गौर से देखा। उनके रंगों ने उसे आकर्षित कर दिया। घोड़ा वैसा ही भूरा था जैसा घोड़े पर तहसीलदार उसके गांव आया था। बकरी उसकी पड़ोसी की बकरी की तरह ही काली थी
तोता उन तोतों के जैसा ही हरा था जिन्हें उसने आम के बाग में देखा था, तथा गाय उनकी लक्ष्मी की जैसे ही थी। और अचानक भोली ने देखा कि अध्यापिका उसके पास खड़ी हैं तथा मुस्कुरा रही हैं। क्या नाम है तुम्हारा मेरी बच्ची? भो भो भो, वह हकलाती हुई इससे अधिक कुछ नहीं बोल सकी। फिर उसने रोना शुरू कर दिया तथा उसकी आंखों से आंसुओं की बाढ़ बहने लगी। अपने सिर को झुकाए वह कोने में बैठी रही। उन लड़कियों की ओर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई जिन्हें वह जानती थी कि वे उस पर हंस रही हैं। जब विद्यालय की 1 घंटी बजी, सभी लड़कियां कक्षा से बाहर दौड़ीं, लेकिन भोली की हिम्मत उस कोने को छोड़ने की नहीं हुई। अब भी वह अपने सिर को झुकाए वहीं सिसकती रही। भोली। अध्यापिका की आवाज़ बहुत मीठी और सुकून पहुंचाने वाली थी। उसके पूरे जीवन में उसे इस प्रकार किसी ने नहीं पुकारा था। उसके कोमल मन को अध्यापिका की आवाज़ छू गई। अध्यापिका बोली, खड़ी हो जाओ। यह कोई आज्ञा नहीं थी बल्कि मित्रवत सुझाव था। भोली खड़ी हो गई। मुझे अब अपना नाम बताओ। पसीने से उसका शरीर तर हो गया। उसकी लड़खड़ाती जबान क्या उसे फिर से अपमानित कराएगी? लेकिन उस दयालु महिला के लिए उसने फिर से प्रयास करने का निर्णय लिया। उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी, वह उस पर नहीं हंसेंगी। भा भा भो भो, वह फिर से हकलाने लगी। शाबाश शाबाश, अध्यापिका ने प्रोत्साहित किया। शाबाश, अब अपना पूरा नाम बताओ। भा भा भोली। अंततः उसने अपना पूरा नाम बता ही दिया तथा तब उसे इतना सुकून मिला जैसे कि उसकी यह कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो। शाबाश, अध्यापिका ने प्यार से उसे थपथपाया और बोली, भय को अपने मन से निकाल दो और तब तुम अन्य दूसरों की जैसे बोलने लगोगी। भोली ने ऊपर देखा जैसे पूछना चाहती हो, सचमुच? हाँ हाँ, यहाँ पर बहुत आसान हो जाएगा। तुम केवल प्रतिदिन स्कूल आना। क्या तुम आओगी? भोली ने अपना सिर हिलाया। नहीं। जोर से बोली, हाँ हाँ, तथा भोली खुद भी चकित थी कि वह कैसे बोल पाई। कहा था ना मैंने, लो अब इस पुस्तक को ले लो। वह किताब सुंदर चित्रों से भरी हुई थी तथा सभी चित्र कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ तथा उसकी लक्ष्मी जैसे गाय के थे। सारी की सारी रंगीन थी तथा सभी चित्रों के नीचे बड़े काले अक्षरों में एक शब्द लिखा था, 1 महीने में तुम इस पुस्तक को पढ़ने लगोगी, तब मैं तुम्हें एक बड़ी पुस्तक दूंगी। उसके बाद उससे भी बड़ी पुस्तक दूंगी। समय आने पर तुम इस गांव की सबसे अधिक पढ़ी लिखी शिक्षित बन जाओगी। फिर कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा। तुम्हें लोग सम्मान से सुनेंगे और तुम बिना किसी हकलाहट के बोल सकोगी। अब तुम घर जाओ और कल सुबह जल्दी आना। अचानक भोली को लगा कि गांव की मंदिर की घंटियां बजने लगी हैं। विद्यालय भवन के सामने वाला पेड़ लाल फूलों से लद गया है। उसका हृदय एक नई उम्मीद तथा एक नए जीवन से धड़कने लगा। इस प्रकार साल बीतते गए। गांव एक छोटे कस्बे में बदल गया। वह छोटा सा प्राथमिक विद्यालय एक उच्च विद्यालय में बदल गया था। वहां अब टिन की छत वाला एक सिनेमा हॉल तथा रुई धुनने वाली एक मिल लग गई थी। डाक गाड़ी अब उसके रेलवे स्टेशन पर आकर रुकने लगी थी।